ओके, तो आज हम लोग देखते हैं द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय बकिंघम स्पाई थ्योरम। ठीक है, तो बकिंघम स्पाई थ्योरम क्या चीज़ है? एक टाइप का मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो कल हम लोग जो देख रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड्स के बारे में डिस्कशन किए थे, उसमें से एक मेथड हमने देखा था रिलेज मेथड। ठीक है, तो रिलेज मेथड को देखा और कल उसका एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। और आज देखते हैं हम लोग प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय बकिंघम स्पाई थ्योरम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। द रेजिस्टेंस आर experienced by partially submerged body depends upon the velocity। ठीक है, तो एक क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, विच इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी v, लेंथ ऑफ द बॉडी l, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड mu, एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड rho, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ठीक है, ऑब्टेन अ डायमेंशनल लेस एक्सप्रेशन फॉर r। ठीक है, इस r के लिए हमको क्या निकालना है? एक डायमेंशनल लेस एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, बाय यूजिंग बकिंघम स्पाई थ्योरम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोलता कि हमको इस बकिंघम स्पाई मेथड का यूज करना है या रिलेज मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी इजी लगे यूज करने में, उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है स्पेशली कि हमको यूज करना है बकिंघम स्पाई थ्योरम का, तो हमको फिर उसी का यूज करना पड़ेगा। हम दूसरा मेथड वहां पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि हम ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी, वो बेस्ड ऑन बकिंघम स्पाई थ्योरम है, इसीलिए उसी का यूज करते हुए हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। स्टेप नंबर 1, यहां से हमको ध्यान रखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व और यूजिंग इन बकिंघम स्पाई थ्योरम। तो हमको स्टेप लिखने के लिए भी कई बार आता है। ठीक है, बकिंघम स्पाई थ्योरम को एक्सप्लेन करना है तो उसको पूरा स्टेप्स वाइज हमको, जैसे लास्ट क्लास हमने देखा था, उसको हमको पूरा स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो रेजिस्टेंस आर जो हमको निकालना है, इसका एक एक्सप्रेशन निकालना है। तो रेजिस्टेंस आर इज अ फंक्शन ऑफ, अब जो रेजिस्टेंस आर है दिस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट जो यहाँ पर फैक्टर्स दिए हुए हैं वो किन पे डिपेंड कर रहे हैं? तो वेलोसिटी v, इसका किसका फंक्शन है? वेलोसिटी v का, लेंथ l का, विस्कोसिटी म्यू, डेंसिटी रो, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ठीक है, सो वी कैन मैथमेटिकली राइट दिस रिलेशन। सो r is a function of v, l, mu, rho and g। ठीक है, that is equation number 1। और we can write also f1 of r, v, l, mu, rho, g equal to 0। ठीक है, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसी का फंक्शन है पूरा है। और हम जा रहे हैं कि कल जो देखे थे उसमें हमको जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिखने हैं वो डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों को मिला के लिखना है। ठीक है, इसीलिए जब सेकंड फॉर्म में इसको लिखे हैं f1 ऑफ दिस, तो यहां पर अब देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास n इक्वल टू 6 हो गया है। ठीक है, ये n इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। कैसे आया? तो टोटल जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों को कंसीडर करते हुए नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालना है हमको, यहाँ पर 6 आया है। अब आगे देखते हैं। m is obtained by writing dimensions of each variables। ठीक है, अब हमको m निकालना पड़ेगा, स्मॉल m। वो क्या होते हैं? तो हमको ये देखना है कि सभी में जो भी यहाँ पर क्वांटिटीज दी हुई है उसको हम MLT के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि फंडामेंटल डायमेंशंस को शो करता है। तो r क्या है यहाँ पर? r क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम लोग देखते हैं MLT-2। ठीक है, इसके लिए खास बात यह है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको सभी क्वांटिटीज का, सभी वेरिएबल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो, है ना। अगर वो नहीं पता है तो बहुत दिक्कत जाएगा।
ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है इसके बारे में पढ़ा है, तो उसको एक बार देख लीजिए। सो आर इक्वल टू एम एल टी माइनस टू है ना, वेलोसिटी v का क्या होता है एल टी माइनस वन, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का होता है एम एल टी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, रो डेंसिटी का होता है एम एल टी माइनस एम एल माइनस थ्री, जी का होता है एल टी माइनस टू। दस द फंडामेंटल डायमेंशन इन द प्रॉब्लम्स आर एम एल टी। ठीक है, अब यहां पर तुम पूरा देखोगे तो ये 6 जो वेरिएबल्स हैं इनमें जो डायमेंशंस का यूज हुआ है केवल एम एल और टी, तीन ही टर्म्स का यूज हुआ है, इसीलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहां पर सपोज कोई और डायमेंशन का यूज होता, मान लो यहां पर टेम्परेचर के लिए थीटा का यूज होता, ठीक है, तो 4 यहां पर डायमेंशन हो जाते तो m इक्वल टू 4 हो जाता। ठीक है, उस केस में m इक्वल टू 4 हो जाता, लेकिन यहां पर क्या होगा एम एल टी बस का यूज हुआ है इसलिए m इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म्स। अब जो हमको नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म्स मिलेंगे वो n माइनस एम से मिलते हैं। ठीक है, जो हम कल देखे थे इसके प्रोसीजर में, तो पाई टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, तो पाई टर्म्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है n माइनस एम। तो n क्या चीज है, n है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स और m क्या है जो भी वहां पर डायमेंशंस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशंस यूज्ड वो होगा m। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे पाई टर्म्स के लिए n माइनस एम एक क्वांटिटी निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया 10 3 पाई टर्म्स। ठीक है, 3 पाई टर्म्स यहां पर यूज हो रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3। ठीक है, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज रिटन एज, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको इस तरीके से अब लिखा जा सकता है f1 ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो गया, दैट इज स्टेप नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1 बोलेंगे। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या है यहाँ पर, तो सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने हैं, तो आउट ऑफ 6 वेरिएबल्स, these are the 6 variables, 3 variables as m equal to 3, ठीक है, are to be selected as repeating variables। ठीक है, m equal to 3 कौन से, mlt, जो यहाँ पर जो mlt है वो देखो सभी में आए हुए हैं, लगभग सभी में आए हुए हैं, रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो दिस m equal to 3 आर रिपीटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, r इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि r पे बाकी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, एंड शुड नॉट बी सेलेक्टेड एज अ रिपीटिंग वेरिएबल। तो r को हम रिपीटिंग वेरिएबल में नहीं ले सकते, ये रूल है सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स का। ठीक है, कल देखे थे हम। तो r जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम रिपीटिंग वेरिएबल में सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आउट ऑफ रिमेनिंग, अब बचे हुए जो 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो 1 वेरिएबल शुड बी हैव ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखो ये भी रूल में था कि एक जो वेरिएबल होना चाहिए वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, सेकंड जो है वो फ्लो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, और थर्ड जो है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय सेलेक्टिंग एल वी रो। ठीक है, कल हमने ये भी देखा था कि एक जनरल सेट ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स बनता है। ठीक है, जनरल सेट ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स इस टाइप के प्रॉब्लम्स बनता है, जहां यहां पर किस तरीके का बनेगा, तो लेंथ l, वेलोसिटी v और डेंसिटी रो, इस टाइप के रिपीटिंग वेरिएबल्स को हम कंसीडर यहां पर करके देखते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन के सबसे भी फिट बैठ रहा है। सो दिस रिपीटिंग वेरिएबल्स देमसेल्फ शुड नॉट फॉर्म अ डायमेंशनलेस टर्म। अब ये जो रिपीटिंग वेरिएबल हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये जो रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं वो डायमेंशनलेस टर्म होने, शुड नॉट फॉर्म डायमेंशनलेस टर्म, वो डायमेंशनलेस टर्म को कंसीडर नहीं हो सकता। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम डायमेंशनलेस नहीं हो सकते। ठीक है, एंड मस्ट कंटेन्स जॉइंटली ऑल फंडामेंटल डायमेंशंस इक्वल टू m। ठीक है, सो डायमेंशंस l v रो
ठीक है, एल वी और रो का डायमेंशन क्या है, तो एल का डायमेंशन तो एल होगा, वी का एल टी माइनस वन और रो का एम एल माइनस थ्री। हेंस द थ्री फंडामेंटल डायमेंशंस एग्जिस्ट दिस, ठीक है, एल वी एंड रो, एंड ऑल्सो नो डायमेंशनलेस ग्रुप इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोई भी डायमेंशनलेस ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ है। ये हो गया सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड है ईच पाई टर्म। ठीक है, अब जो पाई टर्म जो हम लोग लिखते हैं दैट इज इक्वल टू एम प्लस वन। ठीक है, हर एक पाई टर्म के लिए एम प्लस वन वेरिएबल्स लिखा जाता है। ठीक है, तो पाई वन को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो एल वी और रो के टर्म के फॉर्म में हमको इसको लिखना है, क्योंकि दीज आर द रिपीटिंग वेरिएबल्स वी हैव सेलेक्टेड। ठीक है, तो पाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल पावर ए वन वी पावर बी वन रो पावर सी वन डॉट आर। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि जो बचा हुआ चीज है इसके साथ में हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, टोटल 6 थे, टोटल 6 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 6 वेरिएबल्स 1 इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, कौन सा, आर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इन 6 में से हमने क्या लिया है, रिपीटिंग वेरिएबल्स लिया है, 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, तो 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन है, एल वी और रो। ठीक, तो पाई वन जब लिखेंगे, तो एल पावर ए वन वी पावर बी वन रो पावर सी वन। अब एल वी रो को छोड़ के जो बचे हुए रहेंगे उनके साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो एक बार आर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब पाई टू निकालेंगे, जब म्यू को मल्टीप्लाई किए, पाई थ्री निकाले तो जी को मल्टीप्लाई किए। इस तरीके से टोटल 6 वेरिएबल्स का यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर 4, ईच पाई टर्म इज सॉल्व्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी होता है जो कि यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर डायमेंशंस हैं हम उनको इक्वेट करते हैं कि डायमेंशनल होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब उनके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो पाई वन टर्म देख लेते हैं पहले। तो पाई वन के लिए क्या करेंगे, पाई वन इक्वल टू, है ना, इस इक्वेशन को लिखेंगे हम, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखे। अब देख लेते हैं पाई वन, है ना, यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर टर्म नहीं पता तो एमएलटी के फॉर्म में लिखना है, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो एल यूज हुआ है, ठीक है, लेंथ के लिए एल यूज होता है, तो एल पावर ए वन, वेलोसिटी के एल टी माइनस वन पावर बी वन, रो के लिए एम एल माइनस थ्री पावर सी वन, और आर का जो डायमेंशन था एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ये लिख लेंगे। इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ एम एल टी, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट एम एल एंड टी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे। ठीक है, फॉर एम, अब m के लिए देख लो क्या होगा, इस इक्वेशन से हम m को इक्वेट कर रहे हैं। m के लिए क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 0 है, 0 लिख दिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, तो m के पावर में c1 है और m के पावर में यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो c1 प्लस 1 लिख दिए। और l, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, 0 आ गया। राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या चीज है, l के लिए, तो b1, है ना, यहाँ पर a1 प्लस b1 माइनस इधर c1 हो जाएगा, माइनस 3c1 है, तो माइनस 3c1 और इधर 1, तो ये हो गया। फॉर t, लेफ्ट हैंड साइड में 0 इक्वल टू t यहाँ पर कहां पर आया है, तो t माइनस 1 b1, तो माइनस b1 एंड t माइनस 2, तो इधर माइनस 2। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि c1 इक्वल टू क्या निकाल लिए, माइनस 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड b1 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, और a1 इक्वल टू माइनस b1 प्लस 3c1, वैल्यूज रख दिए, a1 इक्वल टू आ गया माइनस 2। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन पाई वन। जो पाई वन यहाँ पर इक्वेशन था ये वाला, ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज को रख दिए। वैल्यूज को जब रखेंगे यहाँ पर, तो पाई वन इक्वल टू क्या हमारे पास आया है, एल माइनस टू वी माइनस टू रो माइनस वन इंटू आर। इसको सिंप्लीफाई करके पाई वन इक्वल टू आर अपॉन एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो, दैट इज इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट पाई टर्म बन गया, तो पाई वन टर्म। सिमिलरली
हमको अब पाई 2 टर्म्स के लिए निकालना है, ठीक है, पाई 2 टर्म्स के लिए। तो पाई 2 के लिए क्या था, L पावर A2 V पावर B2 C पावर रो पावर C2 इंटू म्यू, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिमिलरली सॉल्व करेंगे इस तरीके से लिख के, जो भी यहाँ पर L V और रो का डायमेंशंस था, ठीक है, डायमेंशंस क्वांटिटी में इसको लिख लेंगे इस तरीके से। देन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ MLT रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट फॉर M, L and T, so we will get the values of C2, A2 and B2, ठीक है। तो यहां से जो भी हमको वैल्यूज मिलेगी, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ओके, पाई 2 के इक्वेशन में उसको रखेंगे। सो वी विल गेट पाई 2 इक्वल टू म्यू अपॉन एल वी रो, म्यू अपॉन एल वी रो, ये हो जाएगा, ठीक है। देन पाई 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो पाई 3 टर्म्स में पाई 3 लिखेंगे हम लोग L पावर A3 V पावर B3 रो पावर C3 इंटू G, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी हैव रिटन। तो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर M, L and T, ठीक है। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई 3, similarly we have done in pi 1, so pi 3 equal to Lg upon V square. So in step number 5 substitute the value of pi 1, pi 2, pi 3 in equation number 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 अगर देखें हम लोग, कौन सा था इक्वेशन नंबर 3, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पाई 1, पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू रखते हैं तब क्या होगा, ठीक है, यहां पर तो पाई 1, पाई 2, पाई 3 की वैल्यू रख दी है, तो f1 ऑफ दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो r अपॉन एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो इक्वल टू द फंक्शन ऑफ दिस टू, बिकॉज वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर r, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो R की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस अबव स्टेप हैज बीन मेड ऑन द पोस्टुलेट दैट रेसिप्रोकल ऑफ पाई टर्म्स एंड इट्स स्क्वायर रूट इज नॉन डायमेंशनल। सो इफ वी टेक R इक्वल टू L स्क्वायर V स्क्वायर रो इज अ फंक्शन ऑफ दिस टू, रो V L अपॉन म्यू कॉमा V अपॉन रूट LG, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है, दैट इज योर आंसर, द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर R रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस R इज दस अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर है वो फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी एल बाई म्यू, इट इज द रेनॉल्ड्स नंबर, एंड प्रॉट्स नंबर V बाई रूट एल जी, ठीक है, V बाई रूट एल जी। सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व बकिंघम्स पाई मेथड्स प्रॉब्लम, ओके, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। टेक वन मोर एग्जांपल व्हिच इज asked in the examination number of times, this question many times asked in the exam, okay। तो यूजिंग बकिंघम्स पाई थ्योरम, देखो यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है, यूजिंग दिस थ्योरम शो दैट द वेलोसिटी थ्रू अ सर्कुलर ओरिफिस इज गिवन बाय, ठीक है, व्हाट इज गिवन बाय v इक्वल टू रूट 2gh फंक्शन ऑफ d बाई h कॉमा म्यू अपॉन रो वी एच, ठीक है। ये हमको शो करना है, मतलब प्रूफ करना है, एक हिसाब से प्रूफ करना है। वेयर कैपिटल H इक्वल टू हेड causing flow, capital D is the diameter of the orifice, mu is the coefficient of viscosity, rho is the mass density, g is the acceleration due to gravity, ठीक है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन, कैसे हम उसको करेंगे, ठीक है। सो हियर गिवन v इज द फंक्शन ऑफ दिस क्वांटिटीज, ओके। तो v के लिए हमको निकालना है यहाँ पर क्या, एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो v इज नथिंग बट द डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
तो v इज द फंक्शन ऑफ h d म्यू रो एंड g, ठीक है। तो v के टर्म में जितना भी चीज आया है वो उसका फंक्शन कहलाएगा। सो इफ यू टेक इट मैथमेटिकली, v इक्वल टू फंक्शन ऑफ h d म्यू रो एंड g, ठीक है। और वी कैन रिटर्न एज, वी कैन राइट दिस एज अ f1 of v h d mu rho g, ठीक है। these are total number of variables, again n equal to 6 here, ठीक है। so writing dimensions of each variable, अब हर एक वेरिएबल का हम डायमेंशंस लिखेंगे। तो वेलोसिटी का होता है lt minus 1, हेड इज अ लेंथ, सो h इक्वल टू l हो जाएगा। d इज अ डायमीटर, अगेन काइंड ऑफ लेंथ, सो l, म्यू इक्वल टू ml minus 1 t minus 1, ठीक है। रो इक्वल टू ml minus 3 एंड g इक्वल टू lt minus 2। सो द नंबर ऑफ डायमेंशन, फंडामेंटल डायमेंशंस which in which they are using mlt only, so m equal to 3 here। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ जाएंगे, n minus m, सिमिलरली जो हम जो प्रोसीजर में देखे थे, so n minus m equal to here 3। so this equation 2 can be written as f1 of pi 1 pi 2 pi 3 equal to 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो each pi term contains m plus 1 वेरिएबल, ठीक है। हर एक पाई टर्म m प्लस 1 ये वेरिएबल को कंटेन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो पाई टर्म है 3 है, बट टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 6 है। तो हर एक पाई टर्म्स के साथ में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बचा हुआ वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो एच जी रो हियर, हाँ, वी हैव टू सेलेक्ट द रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। सो चूजिंग द रिपीटिंग वेरिएबल्स, एच जी रो आर द कन्वीनियंट रिपीटिंग वेरिएबल। So v being the dependent variable should not be chosen as repeating variables, okay। तो v क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए उसको रिपीटिंग वेरिएबल्स में हम कंसीडर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल। सो वी विल गेट द 3 पाई टर्म्स एज pi 1 equal to this, pi 2 equal to this and pi 3 equal to this, okay। so we have to calculate for pi 1 term, पाई 1 टर्म के लिए इसको देखते हैं। तो h पाई 1 इक्वल टू दिस, सो राइट हियर द डायमेंशंस ऑफ ईच वेरिएबल्स एंड इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ m, l and t respectively from this equation। so we will get for m, l and t the values of c1, b1 and a1, ठीक है। इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a1, b1, c1 इन पाई 1, ठीक है। ये जो इक्वेशन है पाई 1, इसमें हम वैल्यूज को रख देंगे, ओके। सो वी विल गेट पाई 1 इक्वल टू v अपॉन रूट जी एच, v अपॉन रूट जी एच, ये हमको मिलेगा यहाँ पर। ये पाई 1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। पाई 1 की वैल्यू हो गई। पाई 2 टर्म, पाई 2 टर्म, तो पाई 2 के लिए भी सेम हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ पर डायमेंशंस को यहाँ पर पुट करेंगे एंड इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट फॉर mlt respectively। so here we will get values for m1, m, l and t। तो डिफरेंट टाइप के वैल्यूज हमको मिलेंगे यहाँ पर एंड पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो पाई 2 इक्वल टू d by h हियर, ये हमको मिलेगा। अगेन कैलकुलेशन फॉर पाई 3 टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ द पाई टर्म्स रहेंगे उतना कैलकुलेशन यहाँ पर होता जाएगा। जनरली 3 पाई टर्म्स आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ओके। जनरली इतना पूछा जाता है क्योंकि काफी लेंदी हो जाता है ऐसे में। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द पाई 3 टर्म्स। सो राइट दिस dimensions for these variables and equating the exponent of ml and t respectively for m, l and t, we will get the pi 3 in terms of that mu upon h power 3 by 2 rho into g, rho into root g, okay। so if you simplify this simplify this, so pi 3 equal to म्यू अपॉन एच रो वी इंटू पाई 1, ठीक है। तो क्योंकि पाई 1 किसके बराबर है, v अपॉन रूट जी एच के बराबर है, अभी जस्ट हमने निकाला है, इसके जगह में पाई 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द ऑल द वैल्यूज ऑफ
पाई 1, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में सारी वैल्यूज को अगर हम लोग रख दें तो f1 ऑफ v अपॉन रूट जी एच डी बाई एच न्यू अपॉन एच एल वी डॉट पाई 1, ठीक है, इक्वल टू 0। So here we have to get the expression for velocity v. Okay, so v इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखें, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, सो हमको v के टर्म्स में ये पूरा एक्सप्रेशन लेके आना है, ठीक है, उस फॉर्मूले को डिराइव करना है या शो करना है, प्रूफ करना है बोल सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, v को इक्वल टू रूट जी एच को इधर ले आएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 जी एच फाई ऑफ डी बाई एच कॉमा न्यू अपॉन रो वी एच, ठीक है। यहां पर किस तरीके से कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय एनी कांस्टेंट डज नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ पाई टर्म्स, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू शो द फॉर्मूला, ठीक है, वी हैव टू शो द फॉर्मूला एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट टू दिस फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द कंडीशन फॉर पाई टर्म्स, ठीक है, उसको कोई इफेक्ट नहीं करता अगर हम किसी कांस्टेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव दैट फॉर्मूला v इक्वल टू रूट 2 जी एच फंक्शन ऑफ d बाई एच कॉमा म्यू अपॉन रो वी एच, ठीक है। सो इट इज हेंस प्रूव्ड दिस फॉर्मूला, ओके, बाय यूजिंग ऑफ बकिंघम्स पाई थ्योरम, ठीक है। नाउ कंसीडर one more question, so that will sufficient for this Buckingham's pi theorem, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं आज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पावर P डेवलप्ड इन अ वाटर टर्बाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो पावर है डेवलप्ड इन वाटर टर्बाइन, ठीक है, उसका एक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा। तो P इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डायरेक्टली हमको दिख रहा है P इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेयर रो इज द मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, n इज द स्पीड इन आरपीएम, d इज द डायमीटर ऑफ द रनर, है ना, b इज द width of the number and mu is the coefficient of dynamic viscosity. Under what condition it can be used to determine the characteristics of a similar machine, ठीक है। So up to this is the question, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन का पार्ट है पूरा, ठीक है, ये यहां तक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ओके। So the power P developed in a water turbine is a function of, ठीक है, किसका किसका फंक्शन है, तो यहां से हमको देखो फंक्शन पता चल जाता है। जो रिपीटिंग वेरिएबल्स है उसको नहीं देखना है हमको ये देखना है कि P किस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले देखा हमने यहाँ पर रो, फिर N, फिर D, 3 तो यहाँ पर दिख गए। उसके बाद यहां से ये रिपीट हो रहा है, उसके बाद B आएगा, देन म्यू, है ना, H और G, ठीक है। तो दीज आर द functions, so P will depend upon these functions in these variables, okay। So P is the function of this independent variables, so we can write it f1 of P rho n d b mu h and g equal to 0. So total number of variables if we count n equal to 8, ठीक है। अब इसको हम रिलेज मेथड से यूज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट और सॉल्व बाय यूजिंग बकिंघम्स पाई थ्योरम, ओके। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ईच वेरिएबल्स फर्स्ट, ठीक है। पावर के लिए लिख लेंगे ml2 t-3, रो डेंसिटी ml-3 n, ठीक है, t-1 आरपीएम होता है, d इक्वल टू l, b इक्वल टू l, है ना, डायमीटर है, विड्थ है,
म्यू के लिए होता है ml माइनस वन टी माइनस वन, एच के लिए l और g के लिए एल टी माइनस टू. So if you see that the number of fundamental variables here also m equal to 3, ml t का ही यहाँ पर यूज हुआ है अगर देखें तो. ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स इफ यू कैलकुलेट n minus 1 n minus m, नंबर ऑफ पाई टर्म्स हियर n minus m इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 minus 3. ठीक है, 8 minus 3, 8 minus 3 इक्वल टू 5. ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं 8 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इक्वल टू 8 एंड m इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स m इक्वल टू 3. सो नंबर ऑफ पाई टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस 3 से. ठीक है, सो 5 यहां पर क्या हो गया, टोटल पाई टर्म्स हो गए. तो हम कैसे लिख सकते हैं f1 ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 एंड पाई 5 इक्वल टू 0. तो अब हम यहाँ पर टोटल 5 पाई टर्म्स कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो ईच पाई टर्म्स कंटेन्स m प्लस 1 वेरिएबल्स. ठीक है, ये हमेशा सभी क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई होगा ना. अगर वहां पर 2 पाई टर्म भी हैं तो ईच पाई टर्म कंटेन्स m प्लस 1 वेरिएबल. ठीक है, हियर m इक्वल टू 3. So also to repeat variables choosing d, n and row. ठीक है, अब यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल्स जो सेलेक्ट करने हैं वो रूल के अकॉर्डिंग ही हमको करना है. ठीक है, जिसमें पहला जो कंडीशन रहता है कि वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज नहीं करना है. और कोई भी अगर हम लोग एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, हमेशा रिपीटिंग वेरिएबल्स 3 का सेट होगा, है ना. 3 वेरिएबल्स का ही एक सेट होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा वो. ठीक है, और बचे हुए जो वेरिएबल्स हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई होते जाएंगे. ठीक है, सो विल गेट 5 पाई टर्म्स हियर. सो कैलकुलेट एज वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर. ठीक है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया बस उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करना है. पाई 1 के लिए हमने इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से. तो डी एन और रो यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल्स हम सेलेक्ट किए हैं और उसके पावर में a1 b1 c1 है ना डॉट p. ठीक है, एक एक वेरिएबल्स को लिखते जाएंगे साथ में. इस तरीके से इसका प्रोसीजर होगा. देन राइट द डायमेंशनल इक्वेशन हियर. डायमेंशनल, उसको डायमेंशनल फॉर्मूले में लिख लेंगे. देन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट फॉर mlt. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c1 b1 एंड a1 एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन पाई 1 इक्वेशन. तो पाई 1 में जब इसको पुट करते हैं तो पाई 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, p अपॉन रो n क्यूब d पावर 5. सिमिलरली फॉर पाई 2 टर्म्स. ठीक है, पाई 2 टर्म्स के लिए भी इसको यूज करेंगे वैसे ही सिमिलर तरीके से. तो कैसा हो जाएगा ये, पाई 2 के लिए जब यूज किए तो सेम प्रोसीजर फॉलो किए और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई 2 हियर. ओके, तो पाई 2 यहां पर हम लोग देखते हैं पाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, b बाई डी. Okay, b by d. Then calculation for pi 3 term. So here we will get after solving this exponent and equating this exponent for mlt pi 3. pi 3 हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, so mu upon rho d square n. Again कैलकुलेशन फॉर पाई 4 टर्म्स. ठीक है, पाई 4 टर्म्स के लिए सेम प्रोसीजर है. ठीक है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई 4. ओके, h बाई डी. देन अगेन कैलकुलेशन फॉर पाई 5 टर्म. ओके, तो पाई 5 वी विल गेट द पाई 5 हियर g upon dn square. So substitute all these values of pi 1, pi 2, pi 3, pi 4 and pi 5 in equation 3 which we have written earlier. ठीक है, f1 of this value, f1 of pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, pi 5, these values we have we can write here. Okay, so यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि पाई 4 इंटू पाई 5 प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स.
ठीक है, दिस इज नॉन डायमेंशनल, ठीक है, दिस इज नॉन डायमेंशनल। तो उसको क्या किया है इसने, एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो 5 टर्म्स थे उसको एलिमिनेट कर दिया। जब पाई 4 को पाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, जी एच अपॉन डी स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, दिस इज नॉन डायमेंशनल टर्म। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉन डायमेंशनल, ठीक है, square root of this is also non-dimensional. So reciprocal of pi terms is non-dimensional, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूफ करते हुए चलना है, तो हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस हिसाब से प्रूफ करना है वो लेते हुए चलना है। सो वी कैन राइट हियर P वाले टर्म को हम इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो P अपॉन रो इंटू एन क्यूब डी पावर 5 इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी बाई बी रो डी स्क्वायर एन अपॉन म्यू कॉमा एन डी अपॉन रूट जी एच, ओके। सो P इक्वल टू रो एन क्यूब डी पावर 5 फंक्शन ऑफ डी बाई बी रो डी स्क्वायर एन अपॉन म्यू कॉमा एन डी अपॉन रूट जी एच, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू प्रूफ दैट, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था यहाँ पर, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर कुछ जो कंडीशंस हैं वो देखते हैं। इफ द टू वाटर टर्बाइंस आर डायनेमिकली सिमिलर, ठीक है, अगर दो वाटर टर्बाइन डायनेमिकली सिमिलर हैं, then all the dimensionless parameters must be the same in both the machine, ठीक है। तो जितने भी डायमेंशनलेस पैरामीटर होंगे वो दोनों मशीन्स के लिए सिमिलर होंगे, सेम होंगे। So in that turbine condition the viscous force are less important as compared to gravity force, ठीक है। Therefore the parameters rho d square n by mu has little significance, ठीक है। Thus for complete similarity between model and prototype, देखो दो चीजों में कंपेयर करना है हमको, मॉडल एंड प्रोटोटाइप of water turbines the following conditions need to be satisfied, ठीक है। तीन टाइप के यहाँ पर हम देखते हैं, एक ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी देखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी किस बेस पे होगा, तो उसकी जो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, हाइट है, डायमीटर है, ठीक है, हेड, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो h बाई डी ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू h बाई डी ऑफ मॉडल, ठीक है, एंड d बाई बी ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू d बाई बी ऑफ मॉडल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सेकंड, फॉर काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी में हमारे पास क्या क्या आता है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या आरपीएम, इस टाइप की चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। एन डी अपॉन रो जी रूट रो जी ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू एन डी अपॉन रूट रो जी ऑफ मॉडल, ठीक है। थर्ड वन इज फॉर डायनेमिक सिमिलैरिटी, डायनेमिक सिमिलैरिटी में क्या क्या आएंगे, फोर्स, पावर, ठीक है, वर्क डन, ये सब चीजें आती हैं इसमें डायनेमिक सिमिलैरिटी में। P अपॉन रो एन क्यूब डी पावर 5 ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू P अपॉन रो एन क्यूब डी पावर 5 ऑफ मॉडल, ठीक है। तो द सबस्क्रिप्ट P, ठीक है, ये जो P दिख रहा है सबस्क्रिप्ट में, एंड M यहां पर refers to the prototype and model respectively, ठीक है। तो this condition you have to satisfy or you have to show in that question also, ठीक है, यहां तक हमको यहां पर पूछा हुआ है। तो this is the question we have done based on the Buckingham's pi theorem, okay। So last point is limitations of dimensional analysis, ठीक है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट वन, तो डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी क्लू रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमको सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता शुरुआत में, ठीक है। इफ द वेरिएबल्स आर रॉन्गली टेकन, ठीक है, अगर हमने उसको गलत सेलेक्ट कर लिया
तो द रिजल्टिंग फंक्शनल रिलेशनशिप इज एरर, ठीक है, एरर से भरपूर होगा वो। अगर हमने गलत वहां पर वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए तो फंक्शनल रिलेशनशिप जो आएगा वो गलत आएगा। सो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स ओनली, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स के बारे में जानकारी देता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर द सेलेक्टेड वेरिएबल्स आर पर्सिएंट और सुपरफ्लुअस एक्सपेरिमेंट हैव टू बी परफॉर्म्ड। अगर हमको उसके सही वेरिएबल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, तभी हम उसको एग्जैक्ट जस्टिफाई कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता। इट ओनली इंडिकेट्स दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, ठीक है, ये तो हमको यही बस हमको मिलता है, ठीक है, सम रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, इसी की जानकारी मिलती है। तो इट डज नॉट गिव द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट इन द फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, the values of coefficient and has the nature of functions can be obtained by only from experiment or from mathematical analysis, ठीक है। तो these are the two limitations or disadvantage of the dimensional analysis। तो मेथड, जितने भी मेथड हम लोग देखे हैं उनमें इस टाइप के limitations होते हैं, ठीक है। So this is all about the methods of dimensional analysis एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द बकिंघम पाई थ्योरम, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि बकिंघम पाई थ्योरम के प्रोसीजर के थ्रू हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।